हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे बेसिक चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस चैप्टर को समझे बिना आप आगे ऑडिट में बढ़ ही नहीं सकते। जनरली बच्चा क्या करता है कि सर बेसिक चैप्टर है बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। बेसिक चैप्टर से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए, सो दैट आपको आगे जाके किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी। क्या होता है कि जब तक हमें किसी चीज के बेस के बारे में नहीं पता होगा तो हम आगे इसको परसीव कैसे करेंगे। तो ऑडिट आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सर ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का क्या मतलब है, ऑडिट क्यों किया जाता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या स्कोप है, वो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 1 हेडिंग डालिए। अच्छा, आईसीआई की बुक आप लोगों को साथ में रखनी है, आईसीआई की बुक से हम पढ़ेंगे, तो आईसीआई का मटेरियल साथ में रखना। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। मतलब अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इस चैप्टर में 3 एरियाज कवर्ड है। कौन कौन से 3 एरिया कवर्ड है सर? ऑडिट क्या है, उसका नेचर क्या है, ऑडिट करने के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों किया जाता है ऑडिट, और उसका क्या दायरा है, उसका क्या स्कोप है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको आईसीआई का मटेरियल दिखा रहा हूं, तो आईसीआई के मटेरियल पे आ जाओ। ये आप लोगों का आईसीआई का मटेरियल है। तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू करते हैं। और आईसीआई का मटेरियल मैं रेफर कर क्यों रहा हूं? आईसीआई का मटेरियल आपके लिए सर बाइबल है इस सब्जेक्ट के लिए, गीता है इस सब्जेक्ट के लिए। आईसीआई का मटेरियल सब कुछ है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। आप एग्जाम में कोई भी पेपर उठा लो साहब, आपको आईसीआई के मटेरियल के क्वेश्चंस ही मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, वही क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहीं से ही एमसीक्यू आएंगे। तो सर आईसीआई के मटेरियल को इग्नोर नहीं करना, उसी से ही पढ़ाई करनी है। इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन को ऑफ रखूंगा, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां बीच में जरूरत होगी तो मैं आपके साथ स्क्रीन भी शो कर दूंगा। चलो मुझे ये बताओ सर व्हाई वी आर प्रेफरिंग आईसीएआई मटेरियल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। देखो जी, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सुने होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है आईसीएआई। अकाउंट्स में पढ़ा आपने कि सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है। इशू करने का मतलब होता क्या है सर? इशू करने का मतलब है कि गाइडलाइंस देना, अकाउंटिंग कैसे करनी है उसकी गाइडलाइंस देना। कौन दे रहा है सर? इंस्टीट्यूट दे रहा है, आईसीएआई दे रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं कह सकता कि इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में अकाउंटिंग के प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, अकाउंटिंग के प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, चलाता है, उसके लिए नियम कानून बनाता है, बना रखे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म में नियम कानून कि सर ये फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो पेनल्टीज लग जाएंगी, नहीं तो दिक्कतें आएंगी, ऑडिटर उस चीज के बारे में एग्री नहीं करे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का काम किसका हुआ सर? आईसीआई का। तो आईसीआई मैं कह सकता हूं अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। क्या इंडिया में आईसीआई के अलावा कोई और बॉडी है जो अकाउंटिंग प्रोफेशन चलाती है? आंसर इज नो सर, आईसीआई इंस्टीट्यूट चलाता है हमारा। ऐसे ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, ऐसे ही जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप सीखते हो सर अकाउंटिंग करने की गाइडलाइंस, वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में आप सीखते हो ऑडिटिंग करने की गाइडलाइंस। ऑडिट कौन करता है सर? ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीएस को अथॉरिटी दे रखी है टू कंडक्ट द ऑडिट फंक्शन, कि ऑडिट का फंक्शन सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कंडक्ट कर सकता है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी कौन इशू करता है? हमारा इंस्टीट्यूट इशू करता है, आईसीएआई। तो ऑडिटिंग का प्रोफेशन भी कौन रेगुलेट करता है सर? इंस्टीट्यूट ही रेगुलेट करता है। तो जब इंस्टीट्यूट ऑडिट के प्रोफेशन को रेगुलेट कर रहा है तो इंस्टीट्यूट की क्या डिमांड है? इंस्टीट्यूट चाहता है कि जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकले उनको इन दो चीजों की प्रॉपर परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो चाहे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो, इनके बारे में परफेक्ट नॉलेज एक सीए को होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई और प्रोफेशनल इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता जितना सीए जानता है। ज्यादा के सर बहुत ही कम जानता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप किसी भी प्रोफेशनल से पूछ लेना, शायद उनको इतने नहीं पढ़ाए जाते। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं पढ़ाए जाते।
सीएस को पढ़ाया जाता है, क्योंकि सर सीएस को ही वो प्रोफेशन रेगुलेट करके चल रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सर कंपनी लॉ की, तो कंपनी लॉ सीए को इतना नहीं पढ़ाया जाता, ओवरऑल पढ़ाया जाता है, मतलब दोनों लेवल पे आप पढ़ते हो, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में इन डेप्थ जाके आपको लॉस को नहीं पढ़ाया जाता। वो किसको पढ़ाया जाता है? वो एक कंपनी सेक्रेटरी को पढ़ाया जाता है, सीएस को पढ़ाया जाता है। ऐसे में कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएस को नहीं पढ़ाई जाती थी, सीएस को भी नहीं पढ़ाई जाती, सीएमएस को पढ़ाई जाती। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही इस प्रोफेशन को अच्छे से मैनेज कर सकता है, इस फंक्शन को अच्छे से मैनेज कर सकता है। इसलिए हम इंस्टीट्यूट की बुक को रेफर करते हैं टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपनी बुक में कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से एक एक चीज बता के देगा। ठीक है जी, चलो तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। 3 चीजें पढ़नी है हमें इसमें, ऑडिट क्या है, उसका नेचर, उसका ऑब्जेक्टिव एंड उसका स्कोप। अब सीधा आ जाते हैं हम अपना मीनिंग ऑफ ऑडिट पे। मीनिंग ऑफ ऑडिट पे बताओ जी, अगर मैं आपसे एक बार पूछूं कि सर ये ऑडिट क्या है, क्या आपने कहीं ऑडिट की टर्म सुनी है, ऑडिट के बारे में जाना है? मोस्टली बच्चा क्या सोचेगा, सर ऑडिट सुना है, ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करना, कि जो अकाउंटेंट ने अकाउंट्स बनाए हैं क्या वो ठीक बनाए हैं नहीं बनाए, उनको चेक करना, उनकी चेकिंग करना। अगर देखा जाए तो कुछ गलत नहीं बोल रहा, अगर देखा जाए तो कुछ गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हो आप कि सर ऑडिटिंग में होता क्या है जो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं उनकी चेकिंग होती है। क्या सिर्फ सर अकाउंट्स की चेकिंग हो रही है? क्या सिर्फ अकाउंट्स की चेकिंग हो रही है? सोचो, क्या सिर्फ अकाउंट्स की चेकिंग हो रही है? आंसर इज नो, खाली अकाउंट्स की चेकिंग नहीं हो रही, और भी कई सारी चीजें कवर्ड होती हैं, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल्स, मैनेजमेंट की पॉलिसीज, बिजनेस की पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सब चीजें भी कवर होती है। खाली अकाउंटिंग चेक नहीं करता ऑडिटर, सब चीजें चेक करता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेक करता है। और खाली जो ऑडिट होते हैं वो सारे सिर्फ अकाउंट्स के ऑडिट नहीं होते, कई बार कुछ स्पेशल ऑडिट भी कराए जाते हैं। जैसे किसी कंपनी को ग्रांट मिली है तो ग्रांट का ऑडिट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वहां पर एनर्जी ऑडिट होते हैं। सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे सब चीजें आप डिटेल में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर सिर्फ अकाउंट्स को चेक करना, हम ये नहीं कह सकते कि ऑडिट का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अकाउंट्स को चेक करना एक ऑडिट का एरिया है, एक ऑडिट का क्या है, एरिया है। ठीक है, तो ऑडिट का मतलब क्या हुआ सर? ऑडिट का मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो सर चेकिंग हो गया। खाली अब अकाउंट्स की चेकिंग नहीं बोलोगे आप, सर चेकिंग हो गया। किसकी चेकिंग हो गया भाई? बिजनेस में कई सारे फंक्शंस होते हैं, अकाउंटिंग फंक्शन हो गया, इंटरनल कंट्रोल फंक्शन हो गया, बिजनेस की पॉलिसीज होगी, मार्केट पॉलिसीज होगी, कंपटीशन हो गया, ये सब चीजें बिजनेस में क्या करी जाती है? चेक करी जाती है। कौन चेक करता है? एक ऑडिटर चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। पर्पस क्या है सर? पर्पस क्या है? मतलब ऑडिटर ये सब चीजें क्यों कर रहा है? ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे पाए कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है। ऑडिटर अपना एक ओपिनियन दे पाए कि भाई मेरे हिसाब से ये है। ऑडिटर कभी भी एक कंपल्शन नहीं डालता, एक बिल्कुल करेक्टनेस नहीं बताता कि हाँ सर ऐसा ही होना चाहिए तो और ऐसा ही है। वो कहता है कि मेरा ओपिनियन ये कहता है। मतलब ऑडिटर टू ऑडिटर ओपिनियन डिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, लेट अस से कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसका ऑडिट करा सीए एक्स ने और उसने एक ओपिनियन दे दिया। वो कहता है कि सर सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज करेक्ट, सब कुछ ठीक है। सेम कंपनी का ऑडिट अगर सीए वाई करेगा, सेम कंपनी का ऑडिट अगर सीए वाई करता है तो सर जरूरी नहीं है कि सीए वाई भी ये बोल दे कि एवरीथिंग इज करेक्ट, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ओपिनियन डिफर करता है। अगर सीए कह रहा है, सीए एक्स कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो सीए एक्स अपनी नॉलेज के हिसाब से कह रहा है सब कुछ ठीक है। लेकिन सीए वाई अपनी नॉलेज के हिसाब से कुछ ना कुछ पॉइंट निकालना चाहे तो निकाल भी सकता है। बात समझ में आई कि सर फिर ऑडिट का मतलब ऑब्जेक्टिव हो क्या रहा है? ऑडिट फिर क्यों कराया जा रहा है? जब हर कोई पर्सन अपना अलग अलग ओपिनियन देगा तो क्यों कराया जा रहा है? भैया शेयर होल्डर को तो ओपिनियन चाहिए, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, यूजर्स है, यूजर्स को तो ओपिनियन चाहिए। यूजर अगर उस ऑडिटर पे रिलाय करते हैं, क्योंकि ऑडिटर को सेलेक्ट भी कौन करता है? शेयर होल्डर करते हैं सेलेक्ट। तो शेयर होल्डर अपने हिसाब से देखेंगे कि कौन सा ऑडिटर ज्यादा कैपेबल है, फिर वो देखेंगे कि भैया ये क्या कहता है,
और फिर वो देखेंगे कि क्या आप इसकी बात पे विश्वास कर सकते हो या नहीं कर सकते। कभी ऑडिटर एक कंपल्शन नहीं देता कि मेरी बात पे विश्वास करो ही करो, वो कहता है कि भैया मेरा ओपिनियन तो ये कहता है। अब डिसीजन लेना वो तो यूजर के हाथ में, डिसीजन लेने का काम किसका, यूजर का। ठीक है जी। तो ऑडिट का मतलब क्या हुआ सर, ऑडिट का मतलब चेकिंग करना, और उस चेकिंग के ऊपर बेस्ड ऑडिटर अपना क्या देता है, ओपिनियन देता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो कहता है एन ऑडिट इज एन, कुछ जो वर्ड है वो मैं आपको हाईलाइट कराता रहूंगा। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of an entity whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such examination is conducted with a view to express opinion thereon, with a view to expressing an opinion thereon। तो क्या कहता है ये डेफिनेशन, देखो जी। वो कह रहा है ऑडिट क्या है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो समझ में आ गया कि सर एग्जामिनेशन का मतलब आपने बताया चेकिंग। एग्जामिनेशन का मतलब क्या देखा हमने, चेकिंग, चेकिंग। लेकिन सर ये इंडिपेंडेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो ऑडिटर है, जो ऑडिट कर रहा है पर्सन, वो ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड ना हो जाए, मतलब कनेक्टेड ना हो, एक सेपरेट पर्सन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर एक ऑडिटर है, वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मेंबर का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, किसी भी डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, किसी भी डायरेक्टर का अलग से कोई पार्टनर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ सर, सेपरेट पर्सन हो जो ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरीके से कनेक्टेड ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन। और इसीलिए ऑडिट को बोला जाता है ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन, मतलब नॉट रिलेटेड टू एंटिटी, नॉट रिलेटेड टू एंटिटी, एंटिटी से रिलेटेड वो नहीं है। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन या चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना। अब वो एंटिटी आपकी सर प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है और प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं भी हो सकती है। मतलब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, जैसे एनजीओ होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनके भी ऑडिट होते हैं। और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज है उनके भी ऑडिट होता है। तो जरूरी नहीं है कि सर जो प्रॉफिट कमा रहा है उसी का ही ऑडिट होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के भी ऑडिट होते हैं, क्योंकि सर गड़बड़ी तो कहीं भी मिल सकती है। कई बार तो एनजीओ भी फ्रॉड कर देती हैं, एनजीओ तो सर डोनेशंस ले लेके भाग जाती हैं, हो जाते हैं फ्रॉड, तो इसलिए उनका भी ऑडिट होता है। आगे इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, साइज का मतलब सर चाहे बड़ी एंटिटी हो चाहे छोटी एंटिटी हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी ऑडिट होता है और एक छोटी 2 करोड़ वाली टर्नओवर की कंपनी का भी ऑडिट होता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म मतलब सर वो कंपनी भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, वो सोसाइटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं सिर्फ कंपनी का ही ऑडिट होगा, कुछ भी हो सकता है। किसी पार्टनरशिप फर्म का भी ऑडिट हो सकता है, किसी सोल प्रोप्राइटर बंदे का भी ऑडिट हो सकता है, किसी ट्रस्ट का भी ऑडिट हो सकता है, किसी सोसाइटी का भी ऑडिट हो सकता है, किसी मंदिर का भी ऑडिट हो सकता है, किसी स्कूल का भी ऑडिट हो सकता है, किसी हॉस्पिटल का भी ऑडिट हो सकता है, किसी भी पर्सन का ऑडिट हो सकता है। When such, आगे पढ़ो, when such examination मतलब वो चेकिंग कंडक्ट करी जा रही है किस पर्पस के लिए, with a view to expressing an opinion thereon, मतलब ऑडिटर का ओपिनियन लेने के लिए, कि ऑडिटर ये बता दे कि उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रही है, क्या कोई दिक्कतें तो नहीं है, क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। कौन समझ में आया? तो दोबारा देखो डेफिनेशन पढ़ो, क्या है सर, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, फिर एंटिटी के बारे में बताया, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size, irrespective of its legal form, and when such examination, वो checking is conducted with a view to expressing an opinion thereon। I hope ये definition 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी अब आपको।
एनालिसिस देखो इसका, बुक में साहब बहुत अच्छे से दे रखा है। वो कह रहा है ऑडिट क्या है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट बता दिया मैंने सर, जो पर्सन है वो नॉट रिलेटेड होना चाहिए, कोई भी रिलेशन ना हो। एग्जामिनेशन मतलब हो गया चेकिंग, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर फाइनेंशियल डेटा, जिसमें हमारे बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल अकाउंट हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, रिकॉर्ड्स हो गए, वाउचर्स हो गए, सब आता है। वो सब चीजों को चेक करना ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी, ऑफ एनी एंटिटी मतलब कोई भी एंटिटी, दैट एंटिटी मे बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, साइज बड़ा भी हो सकता है, साइज छोटा भी हो सकता है, मतलब बड़ी एंटिटी भी हो सकती है और छोटी एंटिटी भी हो सकती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म में हमने क्या देखा सर, वो रजिस्टर्ड कंपनी भी हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, आपको पता होगा, नॉलेज होनी चाहिए सर, पार्टनरशिप फर्म भी रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो गया हमारा, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है इसने, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस, ऑन द अदर हैंड ऑडिट ऑफ एनजीओ दैट इज नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है जी। वो कह रहा है प्रॉफिट ओरिएंटेड का एग्जाम दिया, जैसे ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी, जो कोई बिजनेस करती है, कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं, और नॉन प्रॉफिट में आ गया जैसे एनजीओ वगैरह। और लास्ट सर ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो किस ऑब्जेक्टिव से कर रहा है, कि मुझे अपना ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं है, कि सारी चीजें ट्रू एंड फेयरली ठीक तरीके से एक्सप्रेस करी गई है या नहीं कही है, कोई चीजें छुपा तो नहीं लिया ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आती है, डेफिनेशन क्लियर होती है। हाँ जी, चलो चलो जी, अब आगे देखो, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या पूछता है, वो स्टेटमेंट बनाएगा, जैसे द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क मतलब ऑडिट, द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट। देखो वो कह रहा है जो पर्सन ऑडिट कर रहा है वो इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा, इंश्योर करेगा मतलब ये चीज एक वेरीफाई करेगा, इंश्योर मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, इंश्योर क्या करेगा, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, वुड नॉट मिसलीड इट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है सर, ब्रॉडली देखा जाए तो सर बैलेंस शीट और पीएनएल, और अगर कंपनी एक्ट की डेफिनेशन में जाऊं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन ऑडिट कर रहा है, जो पर्सन ऑडिट कर रहा है वो हमेशा, ऑडिट कौन कर रहा है, ऑडिटर कर रहा है, तो ऑडिटर हमेशा ये चीज ध्यान रखेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। इस चीज को ऑडिटर कैसे एंश्योर करेगा, अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करेगा, उसके लिए ये 6 पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, लिख लो इस पे, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में वो क्या बोलेगा, वो स्टेटमेंट दे देगा दैट द ऑडिटर should ensure that financial statement would not mislead anybody, how would he satisfy himself, वो अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट्स है, देखो जी बहुत बेसिक से पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, जो अकाउंट्स तैयार किए गए हैं, जो लेजर अकाउंट तैयार किए गए हैं, वो हमेशा जो भी जर्नल एंट्रीज डली हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज डली है, उनके बेसिस पर होनी चाहिए। ऑब्वियसली सर जो फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं वो एंट्रीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, भाई एक प्रोसेस होता है ना, पहले एंट्री डली, फिर लेजर बने, फिर ट्रायल बना, फिर फाइनल अकाउंट्स बने, मतलब जो फाइनली आपने अकाउंट्स तैयार कर लिए हैं वो हमेशा आपकी एंट्रीज के ऊपर बेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फाइनल अकाउंट्स आपके कुछ और कह रहे हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रियां कुछ और डली हुई है, ऑब्वियसली वो तो फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होगी। तो जो आपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करे हैं दैट मस्ट टैली विद योर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पहला पॉइंट। उसके बाद द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड
बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। इस टर्म को हम लेटर ऑन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होता है। अभी ब्रॉडली समझ लो कि सर सफिशिएंट मतलब उस एंट्री के लिए प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए और कंप्लीटनेस होनी चाहिए उस एविडेंस के अंदर। ऐसा ना हो कि सर आधे अधूरे तरीके से एविडेंस है। अगर एविडेंस है आपके सामने, कोई बिल वाउचर है, बिल सपोर्टिंग है, तो सर वो कंप्लीट तरीके से होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज डली हैं उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। जैसे आप मशीनरी की एंट्री डाल रहे हो, आप मशीनरी एज अ फिक्स एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सर मशीनरी परचेज करने का बिल होना चाहिए ना। आप कंप्यूटर्स खरीद रहे हो, कंप्यूटर की एंट्री डाल रहे हो, तो सर कंप्यूटर्स खरीदने का बिल होना चाहिए। आपने स्टाफ को सैलरीज पे करी, तो सर एक्चुअली में वो स्टाफ होना चाहिए आपके पास। तो उसको बोलते हैं एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन एंड नथिंग विच इज नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज फाउंड प्लेस इन द स्टेटमेंट्स। पॉइंट अच्छा है। वो कह रहा है कि दो चीजें इस पॉइंट में, एक तो कोई भी एंट्री आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। जब आप फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि कोई एंट्री आपकी मिस होगी, ओमिट होगी फ्रॉम योर अकाउंट्स। कोई भी ओमिशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ऐसी एंट्री ना हो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको मिलेगी नहीं। जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मशीनरी दिखा दी और बाद में चेक किया सर मशीनरी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो आपने फाइनल अकाउंट में मशीनरी दिखा कैसे दी। ठीक है। तो ऐसा कुछ ना हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीज छूट जाए, और ऐसा भी ना हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज आ रही है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना हो। तो इसको लिंकेज करो पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट में क्या था कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट टैली विद ईच अदर, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डली हुई है वही सारी इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो लिख लो कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट टैली विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, ये वर्डिंग आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट टैली विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लैंग्वेज आपको ये यूज करनी है कि जो अकाउंट्स ड्रॉ करे गए दैट मस्ट हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब दिस इज योर प्रॉपर लैंग्वेज फॉर आंसर। ठीक है। उसके बाद द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है, जो भी आप यूजर को बता रहे हो थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यूजर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज हो रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये है क्या। देखो कंपनीज एक्ट में तो शेड्यूल 3 लग जाता है। शेड्यूल 3 अपने आप ही अपनी तरीके से पूरा क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, कोई प्रोप्राइटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो सर उनका तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है। वो तो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से फॉर्मेट बना सकती है। तो वो यही चीज कह रहा है कि फॉर्मेट या जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कर रहे हो दैट मस्ट बी क्लियर। सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए उसके अंदर, और कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन ना हो उसके अंदर, अनएम्बिगुअस चीजें होनी चाहिए। ठीक है। तो ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि सर इंफॉर्मेशन कन्वेड। अब देखो वर्ड्स कैसे आपको याद रखने हैं। आप लिख सकते हो कि इंफॉर्मेशन शोन। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द इंफॉर्मेशन शोन इन द स्टेटमेंट। सर शोन वर्ड अच्छा नहीं लगेगा, या तो बोलो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड या बोलो इंफॉर्मेशन कन्वेड इन द स्टेटमेंट्स इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। नॉन कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं यूज कर सकते आप। ऐसा नहीं लिख सकते कि कंफ्यूज ना हो, आपको ये वर्ड यूज करना है कि अनएम्बिगुअस हो। या ये लिख सकते हो देयर इज नो एम्बिग्विटी इन द इंफॉर्मेशन कन्वेड इन द स्टेटमेंट। तो यू हैव टू यूज सम गुड वर्ड्स, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड। एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपरली डिस्क्राइब, उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एंड डिस्क्लोज इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे सामने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज तो आजकल इंडियस फॉलो करने लगी है, लेकिन छोटी छोटी कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है। तो जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो दैट मस्ट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने आप में डिस्क्लोजर्स देते हैं कि ये चीजें बता दो, वो चीजें बता दो। तो ये सारी चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और सारी चीजें डिस्क्लोज होनी चाहिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पॉइंट समझ में? एंड लास्ट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। अब देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर आंसर में, ये मैं आपको हैक बता रहा हूं, आपको हर आंसर में ट्रू एंड फेयर वर्ड चिपकाना ही चिपकाना है कि सर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है या ऑडिटर हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ट्रू एंड फेयर दो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में वर्ड आपको ट्रू एंड फेयर व्यू देना ही देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है दैट मस्ट बी ट्रू एंड फेयर। अब इसका मतलब क्या होता है? ट्रू मतलब क्या होता है सर? ट्रू मतलब होता है कि सारी चीजें आपकी सच है, कोई इसमें झूठ नहीं है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। और फेयर का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी फ्रॉड नहीं है उसके अंदर, सारी चीजें एक तरीके से ना जेन्युइन है। दो वर्ड्स है, एक होता है ट्रू एंड करेक्ट, वो अलग चीज होती है, और एक होता है ट्रू एंड फेयर, वो अलग चीज होती है। सर ट्रू एंड करेक्ट का मतलब क्या हुआ? सच्चाई तो है ही है, और करेक्ट मतलब हर एक चीज एक एक अमाउंट करेक्ट है, एक एक अमाउंट करेक्ट है। ऑडिटर कभी भी करेक्टनेस का सर्टिफिकेट नहीं देता, करेक्टनेस की रिपोर्ट नहीं देता, क्योंकि सर ऑडिट जो चलता है ना वो चलता है सैंपलिंग बेसिस पर, रीजनेबल बेसिस पर। ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है, आगे जाके पढ़ेंगे इन शब्द को भी डिटेल में कि ऑडिटर हमेशा क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस देता है, वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। रीजनेबल वो कहता है कि सर और मेरे हिसाब से जितनी मैंने चेकिंग करी मेरे हिसाब से सब चीजें ठीक है, वो ये नहीं बोलेगा कि सर सब कुछ ही ठीक है। अगर उसने ये चीज बोल दी तो वो फंस जाएगा। तो इसलिए ऑडिटर कभी भी ट्रू एंड करेक्ट पोजीशन नहीं बताता, वो कहता है सर करेक्ट, मुझे नहीं पता कि करेक्ट है या नहीं, एक एक फिगर करेक्ट है, मैं इसके बारे में गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से या मैं अपनी नॉलेज से या मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर से ये जरूर बता दूंगा कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं। पॉइंट समझ में आता है? तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी, की एसेट्स और लायबिलिटीज वेदर दीज आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? तो ये क्वेश्चन क्या था आपके सामने, दोबारा क्वेश्चन को रिकॉल करो। सर क्वेश्चन था कि जो ऑडिटर है वो अपने आप को कैसे इंश्योर करेगा, सेटिस्फाई करेगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। उसके लिए आपके 6 पॉइंट समझ में आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि सर अकाउंट्स में जो एंट्रीज डली हैं, सॉरी जो अकाउंट्स बने हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री से टैली होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी एंट्रीज डली हैं उनके एक सपोर्टिंग प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कि जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन दिखाई है वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना निकल के आ जाए सामने जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। पॉइंट नंबर 4 कि जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो स्टेटमेंट्स के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी ना हो। पॉइंट नंबर 5 कि जो भी आपने अमाउंट्स बताए हैं वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड हो, प्रॉपर्ली उसका डिस्क्रिप्शन हो और प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो एज पर योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और लास्ट कि जो भी आपके असेट्स और लायबिलिटीज है, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, देखो यहां पर 2 चीजें यूज होगी, ऑपरेशनल रिजल्ट्स। ऑपरेशनल रिजल्ट मतलब हो गया सर P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, और असेट्स और लायबिलिटीज का मतलब हो गया बैलेंस शीट। तो इसने दोनों चीजें कवर कर ली, P&L भी और बैलेंस शीट भी। तो कहने का मतलब मैं कह सकता हूं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है वो, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। बताइए पॉइंट समझ में आता है? तो हमने क्या देखा? हमने देखा मीनिंग ऑफ ऑडिट और एक क्वेश्चन देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, उसके क्या पॉइंट्स है। क्लियर? ओके। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, कि सर ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कहां लिखा गया है? ऐसे 200 अभी हमने डिस्कस किया कि सर क्या होते हैं ऑडिट करने की गाइडलाइंस, कहां पर है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब ऐसे में ना सीरीज होती हैं, जैसे 200 की सीरीज होगी, 300 की सीरीज होगी, 500, 600, 700 ऐसे सीरीज में चलते हैं। ऐसे हमारा एक बनता है ऐसे 200। ऐसे 200 का नाम क्या है? ये नाम आपको नंबर के साथ याद रखने हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो अभी ये याद रखो, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ऐसे 200 क्या कहता है कि और एज पर ऐसे 200 इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आर, ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला पॉइंट, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, टू ऑब्टेन व्हाट? टू ऑब्टेन
रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या चीज कह रहा है वो कह रहा है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि रीजनेबल एश्योरेंस ले लेना। सर रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस मतलब, एश्योरेंस मतलब होता है विश्वास, एक ओवरऑल विश्वास ले लेना। एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस और एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस अगर मैं इसका उल्टा देखूं तो चलता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब हुआ सर 100% विश्वास ले लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है सर ओवरऑल विश्वास ले लिया, क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक एक आइटम की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। दिस टर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है, मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है सर गड़बड़ी। अगर हिंदी में बोलूं तो ये हो गया गड़बड़ी। और मटेरियल का मतलब होता है सर बड़ी गड़बड़ी। मटेरियल मतलब होता है बड़ी, कि एक रीजनेबल एश्योरेंस ले लेना दैट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी बड़ी गड़बड़ी, मतलब सारी बड़ी गड़बड़ियों से फ्री है। सारी बड़ी गड़बड़ियों से क्या है? फ्री है। इस चीज के बारे में क्या लेना? एक रीजनेबल एश्योरेंस ले लेना। ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है। कहां पर लिखा है? ऐसे 200 में लिखा है। दोबारा सुनो, दोबारा पढ़ो कि सर एज पर ऐसे 200 ओवरऑल, ऐसे 200 का नाम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आर, फर्स्ट पॉइंट, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर financial statements are free, financial statement as a whole are free from material misstatement। देखो क्या कह रहा हूं मैं कि फर्स्ट पॉइंट कि सर टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना? रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट as a whole are free from material misstatement, are free from material misstatement। ये होता है हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। फर्स्ट पॉइंट, ये पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट as required by standards on auditing in accordance with auditors finding। फाइंडिंग मतलब जो भी उसके पॉइंट्स है, जो भी उसके पॉइंट्स है, कि मतलब ऑडिट करते समय ऑडिटर के सामने जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनके बारे में रिपोर्ट बनाना और कम्युनिकेट करना एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे इसमें लिखा होता है कि कैसे रिपोर्ट बनाई जाएगी। ऐसे 700 की सीरीज है, वो सारी रिपोर्टिंग के ऊपर है। फिर एक ऐसे होता है कम्युनिकेशन का, कि किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है, कि अगर कोई गलती है तो सर बड़े लोगों को कम्युनिकेट किया जाए। बड़े लोगों मतलब जो एंटरप्राइज में सीईओ लेवल के बंदे हैं उनको कम्युनिकेट करना। किस किस टाइम पे आपको मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, क्या क्या पॉइंट आपको शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है। ये सारी चीजें क्या होती है सर? कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, डिफाइंड है इन एसेस। तो क्या कह रहा है वो कि सर रिपोर्ट देनी है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और कम्युनिकेट करना है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। पॉइंट समझ में आता है? सर क्या सिर्फ गलतियों के बारे में ही कम्युनिकेट किया जाता है? क्या सर गलतियों की रिपोर्ट दी जाती है? आंसर इज नो। अगर सब कुछ करेक्ट है इसके बारे में भी ऑडिटर रिपोर्ट लिख के देगा। अगर ऑडिटर को लगता है कि सर एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, तो इसके बारे में भी ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा। सिर्फ गलतियों के ऊपर नहीं, हर चीज के ऊपर रिपोर्ट बनाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये थे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमने क्या देखा कि सर टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में रिपोर्ट देना है, कम्युनिकेट करना है एज रिक्वायर्ड
बाय एसेज, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखा है उसके हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। ठीक है जी, बोलिए। ओके, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ऑडिट पढ़ते समय आपको हमेशा ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपको कभी भी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। हमेशा ये सोचो कि आप ऑडिटर हो तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अपने आप आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव्स, देखो जी क्या देखा हमने, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, फर्स्ट टू ऑब्टेन रीजनेबल इंश्योरेंस, टू ऑब्टेन reasonable assurance, to ensure the financial statement as a whole are free from material misstatement, to report on the financial statement and to communicate as required by assets। ठीक है जी, बेसिकली क्या है, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। क्लियर है जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ओके, अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर स्कोप ऑफ ऑडिट, कि सर ऑडिट का क्या स्कोप है, क्या दायरा है उसका, स्कोप ऑफ ऑडिट। पढ़ो, द फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन रिगार्ड टू स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या क्या पॉइंट्स है, पहला पॉइंट, द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड। देखो, स्कोप डिसाइड करना बहुत जरूरी है, ये तो पता होना कि ऑडिटर को क्या क्या चीजें चेक करनी है, किस हिसाब से ऑडिट करना है, उसका क्या स्कोप है, कितना डीप में वो जा सकता है, क्या क्या चीजों को चेक कर सकता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि स्कोप हमेशा मैनेजमेंट और ऑडिट आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट ही बताएगा ऐसे करना है काम, या ऑडिटर ही बताएगा कि मैं ऐसे करूंगा, ये मैनेजमेंट और ऑडिटर मिलकर डिसाइड करते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो लिख भी लो कि स्कोप कौन डिसाइड करता है, ये मैनेजमेंट एंड ऑडिटर मिलकर डिसाइड करते हैं, मिलकर डिसाइड करते हैं। तो वो कहता है कि स्कोप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। मतलब जो भी आपका स्कोप डिसाइड कर रहे हो वो हमेशा इस तरीके से बना होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी एरिया हैं वो सारे एरिया उसमें कवर हो जाने चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि आपने स्कोप ऐसा बना दिया कि आप फिक्स एसेट्स को नहीं चेक कर सकते, मैनेजमेंट ने बोल दिया कि आप फिक्स एसेट्स को नहीं चेक कर सकते, आप इन्वेंटरीज नहीं दे सकते, नहीं, अगर ऐसा केस हो तो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑडिटर। तो स्कोप इस तरीके से होना चाहिए कि आपके सारे एरिया जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक्ड हैं, रेलेवेंट है, वो सारे एरिया क्या होने चाहिए, आपके एडिक्वेटली कवर्ड हो जाने चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, to form an opinion on the financial statement, the auditor should reasonably satisfy as to whether information contained in the underlying accounting records and the source data is reliable and sufficient as the basis for preparation of financial statement। देखो जी, रिपोर्ट देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर को पहले खुद अपने आप को यह सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिल रही है, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसे मिल रहे हैं, जो भी उसे डेटा मिल रहा है, क्या वो रिलायबल है या नहीं, क्या वो डेटा विश्वास करने लायक है या नहीं। भाई ऐसा हो सकता है कि आपने किसी ऐसे बंदे से अकाउंटिंग करा ली, आप मैनेजमेंट ने किसी ऐसे पर्सन से अकाउंटिंग करा ली जिसको नॉलेज ही नहीं अकाउंटिंग की, जिसको नॉलेज ही नहीं अकाउंटिंग की, तो क्या वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलायबल हो सकते हैं? आंसर इज नो। क्या वो सोर्स डेटा जिसके बेस पर ऑडिटर ऑडिट करके अपना ओपिनियन देगा वो रिलायबल हो सकता है? आंसर इज नो। तो पहले तो ऑडिटर को यह सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है या जो भी सोर्स डेटा है जिसके ऊपर ऑडिट करके ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा, क्या वो रिलायबल है या नहीं। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो डेटा यूज किया जा रहा है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूज करे जा रहे हैं, क्या वो रिलायबल है या नहीं। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, इन फॉर्मिंग दिस ओपिनियन the auditor should also decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement subject to statutory requirements where applicable। वो कह रहा है अपना ओपिनियन देने के लिए
ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा, ऑडिटर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है या नहीं है एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब सर एएस हो गया या कंपनीज एक्ट हो गया कि भाई कंपनीज एक्ट ने कुछ चीजें बोली हैं डिस्क्लोज करनी है तो वो करनी पड़ेगी आपको, एएस ने बोली कुछ चीजें डिस्क्लोज करने के लिए तो वो करनी ही पड़ेगी। तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा, ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो क्या प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो क्या प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं है एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट वेयर एप्लीकेबल। ठीक है जी। उसके बाद the auditor should assess the reliability and sufficiency of the information contained in the underlying accounting records and other source data by। अच्छा पॉइंट ये इससे लिंक करोगे आप, पॉइंट नंबर 2 से लिंक करोगे, वैसे पॉइंट नंबर 4 को पॉइंट नंबर 2 से लिंक करोगे कैसे। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था कि जो भी इंफॉर्मेशन अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है या जो भी सोर्स डेटा है हमारे पास क्या वो रिलायबल है या नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहा है कि ऑडिटर रिलायबिलिटी चेक करने के लिए या सफिशिएंसी चेक करने के लिए क्या करेगा। पहली चीज, मेक अ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स। भाई पहले ऑडिटर सारे अकाउंटिंग सिस्टम को समझेगा, सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझेगा, सारी पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करेगा। दूसरी चीज, कैरी आउट सच अदर टेस्ट, इंक्वायरीज एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन and account balances as he consider appropriate in particular circumstances। ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर हमने स्कोप में देखा पॉइंट नंबर 2 में कि ऑडिटर अपना ओपिनियन देने के लिए ये चेक करेगा, रीजनेबली सेटिस्फाई करेगा अपने आप को कि जो भी इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में या अदर सोर्स डेटा में जिसके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है क्या वो रिलायबल है या नहीं है, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। अब बात यह आती है कि सर ऑडिटर रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को असेस कैसे करेगा। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, असेस। असेस वर्ड आपको यूज करना होता है, रिलायबिलिटी, सफिशिएंसी, ये सब अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। ठीक है जी, कि इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है, वो सफिशिएंट है या नहीं है, इन चीजों को ऑडिटर असेस कैसे करेगा, इन चीजों को ऑडिटर असेस कैसे करेगा। असेस करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ऑडिटर सारे अकाउंटिंग सिस्टम को समझेगा, इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट एक बहुत अच्छा वर्ड है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट करेगा अकाउंटिंग सिस्टम को, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करेगा एंड वो कुछ टेस्ट अकाउंटिंग एंट्रीज डाल के देखेगा। टेस्ट ट्रांजैक्शन में, टेस्ट मतलब कोई भी एक ट्रांजैक्शन ऑडिटर उस अकाउंटिंग सिस्टम में डाल के देखेगा और चेक करेगा कि क्या वो अकाउंटिंग सिस्टम में जो मैंने ट्रांजैक्शन डाली है क्या वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हो पा रही है या नहीं हो पा रही, मतलब कोई सिस्टम में कुछ कमियां तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है। अगर ऐसी चीजें हैं तो ऑडिटर उस सिस्टम के ऊपर रिलाय नहीं कर सकता, उसको अकाउंटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 आपस में लिंक करके पढ़ना आपको। ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, द ऑडिटर डिटरमाइंस वेदर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर ऑडिटर कैसे ये डिटरमाइन करेगा कि सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज हो गई है या नहीं हो गई है। ये पॉइंट्स है इसके। सबसे पहला, कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स डेटा एंड टू सी वेदर दे प्रॉपरली समराइज द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड देयर। कि भाई ऑडिटर को ये सेटिस्फाई करने अपने आप को कि जो भी इंफॉर्मेशन है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हो गई है या नहीं हो गई है। अच्छा, इस पॉइंट को आप किससे लिंक करोगे? इस पॉइंट को आप पॉइंट नंबर 3 से लिंक करोगे, पॉइंट नंबर 3 से लिंक करोगे। अच्छा, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? दोबारा पढ़ो, ऊपर से दोबारा पढ़ो। सर स्कोप का पहला पॉइंट क्या है? स्कोप का पहला पॉइंट है कि ऑडिट इस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ऑडिट इस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि सारे एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे एस्पेक्ट उसमें कवर हो जाए। दूसरा पॉइंट कि सर ओपिनियन देने के लिए, ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर अपने आप को रीजनेबली सेटिस्फाई करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में या सोर्स डेटा जिसके ऊपर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है मैनेजमेंट, क्या वो रिलायबल है या नहीं है और सफिशिएंट है या नहीं है। अब बात यह आती है सर रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को असेस करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा? पॉइंट नंबर 4 में लिखा है। पहला पॉइंट, ऑडिटर पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को समझेगा, पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझेगा।
पॉइंट नंबर बी कि सारे टेस्ट लगा के देखेगा, मतलब कोई टेस्ट लगाने का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करके देखेगा और देखेगा कि भैया सारी चीजें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो जाती है या नहीं हो जाती है, क्या कुछ सिस्टम के अंदर कुछ कमियां तो नहीं है। ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन देने के लिए यह देखेगा कि सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है या नहीं है एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है कि सर पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं है, यह ऑडिटर को कैसे पता लगेगा। इसके लिए पहला पॉइंट, ऑडिटर कंपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और ये चेक करेगा कि सारी ट्रांजैक्शन और सारी एंट्रीज स्टेटमेंट्स में समराइज हो गई है या नहीं हो गई। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, considering the judgments that the management has made in preparing the financial statements, accordingly the auditor assess the selection and consistent application of the accounting policies and the manner in which information has been classified and adequacy of disclosure। देखो जी, अकाउंटिंग करने के लिए मैनेजमेंट को कई सारे जजमेंट्स लगाने पड़ते हैं, कई सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती है, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्या वो प्रॉपरली बनाई गई, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को प्रॉपरली बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, क्या जो एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने लगाए हैं क्या वो एस्टिमेट्स प्रॉपर है या नहीं है, और क्या वो कंसिस्टेंटली फॉलो होते आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं है। ये एक तरीके से AS1 वाली बात आती। AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या था जी, AS1 था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इस AS में हम क्या सीखते थे, इस AS में हम देखते थे कि सर सारी पॉलिसीज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली फॉलोड होनी चाहिए, सिलेक्शन उसका प्रॉपर होना चाहिए, ये सारी चीजें ऑडिटर को भी चेक करनी पड़ेंगी। अगर ये चीजें चेक हो जाती है तो ऑडिटर ये अपना एसेस कर लेगा, इंश्योर कर लेगा कि सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं है। पॉइंट समझ में आता है? ओके। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, the auditor is not expected to perform duties which fall outside the scope of his competence। जैसे कि अच्छा, ऑडिटर से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऑडिटर वो काम भी कर दे जो उसके कॉम्पिटेंस से ही बाहर है, जो उसके दायरे से ही बाहर है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन करना, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन करना, सर ये ऑडिटर का काम नहीं है, ये किसका काम है, ये किसी वैल्यूएशन एक्सपर्ट का काम है, जैसे इंजीनियर्स वगैरह का काम होता है। ऐसे ही ग्रेच्युटी होता है, एक लीव एनकैशमेंट होती है, ये प्रोविजंस होते हैं, इनकी वैल्यूएशन करना, सर ये ऑडिटर का काम नहीं है, इसके लिए एक्चुरियल्स होते हैं, एक्चुअरीज होते हैं, उनका काम है। तो ऑडिटर से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सारी के सारे काम कर दे जो उसके स्कोप से भी बाहर है, जो उसके कॉम्पिटेंस से भी बाहर है। तो ऑडिटर अपने कॉम्पिटेंस में रहकर, अपने स्कोप में रहकर, अपनी नॉलेज में रहकर, अपनी प्रोफेशनल स्किल में रहकर काम करेगा। फॉर एग्जांपल, द प्रोफेशनल स्किल रिक्वायर्ड ऑफ एन ऑडिटर डज नॉट इंक्लूड दैट ऑफ अ टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर डिटरमाइनिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ अ सर्टेन एसेट्स। ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट that impairs the auditor's ability to express an unqualified opinion on such financial statement should be set out in his report and a qualified opinion or disclaimer should be expressed as appropriate। अब सर यहां पर 3 टर्म हमारे सामने आ गई, कौन कौन सी 3 टर्म? एक होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन और एक होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये 3 टर्म हमारे सामने आ गई। पहले 3 टर्म समझो। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? सर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन। एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या होता है? सर कुछ गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों के ऊपर क्वालिफिकेशन दे देना। क्वालिफिकेशन मतलब होता है कि पॉइंट उठाना, उसको बोलता है क्वालिफाइड ओपिनियन। और डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि सर ऑडिट करने से मना कर देना, मतलब मना ना करना, ये बोलना कि हम ऑडिट नहीं कर पाए। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर मैनेजमेंट स्कोप में लिमिट लगा रही है, कंस्ट्रेंट लगा रही है कि भाई ये नहीं चेक कर सकते, वो नहीं चेक कर सकते, यहां नहीं जा सकते, इससे बात नहीं कर सकते, ऐसी कुछ लिमिटेशन लगा रही है,
तो ऑडिटर को, और ऑडिटर को लगता है कि वो अपना अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे पाएगा, तो उस केस में ऑडिटर को क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए या डिस्क्लेमर देना चाहिए, जो भी उसे एप्रोप्रिएट लगता है। कई बार क्या होता है कि सर डिस्क्लेमर ना देके क्वालिफाइड ओपिनियन से भी काम चलता है। सर डिस्क्लेमर तो ये हो गया ना कि हम ऑडिट कर ही नहीं पा रहे, कंडक्ट ही नहीं कर पा रहे, लेकिन क्वालिफाइड में क्या होता है कि सर सब कुछ चीजें ठीक है लेकिन इन्वेंट्रीज चेक करने नहीं दी मैनेजमेंट ने, या फिक्स एसेट्स को चेक करने नहीं दिया, उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। बात समझ में आती है? ठीक है जी। तो ये हमारे क्या था, स्कोप ऑफ ऑडिट। एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। स्कोप ऑफ ऑडिट, पहला पॉइंट था कि सर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज शुड बी कवर्ड इन एन ऑडिट। ये वैसे पहला पॉइंट था कि सर ऑल द एस्पेक्ट्स, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कि ऑल द एस्पेक्ट्स शुड ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कवर्ड इन एन ऑडिट। सेकंड पॉइंट में क्या था, सेकंड पॉइंट में ये था, ये वाला पॉइंट था सेकंड, कि टू फॉर्म एन ओपिनियन द ऑडिटर शुड बी सेटिस्फाइड दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड सफिशिएंट एज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात क्या आती है सर, इस रिलायबिलिटी को, इस सफिशिएंसी को एंश्योर करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा, किसको अंडरस्टैंड करेगा, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। और दूसरा पॉइंट सर, टेस्ट एंट्रीज डाल के देखेगा, टेस्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस डाल के देखेगा और चेक करेगा कि सर कोई सिस्टम में कुछ कमियां तो नहीं है, कुछ गड़बड़ियां तो नहीं है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 में था सर डिस्क्लोजर वाला पॉइंट था। इन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड whether the relevant information is properly disclosed in the financial statements or not, कि सर क्या सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं है। उसके लिए क्या करना है ऑडिटर को, उसके लिए ऑडिटर को कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं उसमें सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की समरी आ गई है या नहीं आ गई है। और सेकेंड पॉइंट इज कि जो भी मैनेजमेंट ने जजमेंट्स बनाए हैं या जो भी मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई हैं, क्या वो इन अकॉर्डेंस विद AS1 है या नहीं है, क्या उसका सिलेक्शन प्रॉपर है या नहीं है, क्या वो कंसिस्टेंटली फॉलो करी जा रही है या नहीं जा रही है, और क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है जी। उसके बाद देखा था, ये 4 पॉइंट यहां पर कवर होते हैं बेसिकली। उसके बाद हमने अगला पॉइंट देखा, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज which fall outside the scope of his competence, कि सर ऑडिटर से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो उसके दायरे से बाहर का काम है उसको भी ऑडिटर परफॉर्म कर दे, नहीं कर सकता। और पॉइंट नंबर 5 is your constraint on the scope of audit that impair the auditor's inability to express an unqualified opinion should be set out in his रिपोर्ट। कि अगर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट ने कुछ स्कोप के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दिया, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिट लगाना, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ सर, लिमिट लगाना। आप लिमिट वर्ड यूज करोगे, कंस्ट्रेंट यूज करोगे, कि अगर मैनेजमेंट ने कि कोई स्कोप के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दिया, कोई लिमिट लगा दी है, जिसकी वजह से ऑडिटर को ऐसा लगता है कि भाई वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे पाएगा, तो उस केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को क्वालिफाई करना चाहिए या डिस्क्लेमर देना चाहिए, जो उसको एप्रोप्रिएट लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं हर चीज में डिस्क्लेमर नहीं चलते, कई बार क्वालिफिकेशन से भी काम बन जाता है। बताइए जी, पॉइंट समझ में आता है? हाँ जी, चलो। तो ये हमारा टॉपिक था स्कोप ऑफ ऑडिट। इसके बाद आता है हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट, जिसको मैं इस वीडियो में ना करा के नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ऐसे मैं ना थोड़ी शॉर्ट वीडियोस ही रखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब आपको क्या करना है, वीडियो सुनने, वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीजें एक बार दोबारा रीड आउट करनी है। सर वीडियो में मैं पढ़ाई रहा हूं, एक एक पॉइंट रीड करोगे, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। और एक एक लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूं सर क्योंकि MCQs आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, उसके लिए हमें एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट गो थ्रू करते हैं जो हमने आज देखा। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा ऑडिट का मीनिंग, ऑडिट का मीनिंग, ऊपर से आ जाओ।
ऑडिट का मीनिंग क्या, ऑडिट का मतलब क्या है सर? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। सर बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है, प्रॉफिट वाली भी हो सकती है, लीगल फॉर्म मतलब कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकती है। और एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है? विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन। फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा, क्या देखा कि सर जो पर्सन ऑडिट कर रहा है, जो ऑडिटर है, वो ये चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। इसके बारे में वो अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करेगा? क्या क्या पॉइंट्स है? पहली चीज कि सर जो भी अकाउंट्स में एंट्रीज आ रही हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्रीज आ रही हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई हैं, दैट मस्ट कंप्लाई विद द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि जो भी आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज है वो एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस से सपोर्टेड होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 कि कोई भी एंट्री ऐसी ना हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लेके गए, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना हो, वही सर टैली करनी चाहिए आपस में। पॉइंट नंबर 4 कि सर जो भी इंफॉर्मेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए और उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 कि सर जो भी इंफॉर्मेशन या अमाउंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो प्रॉपर्ली क्लासिफाई होना चाहिए, वो डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, वो डिस्क्लोज होना चाहिए एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और लास्ट कि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मतलब ऑपरेशनल रिजल्ट मतलब पीएनएल अकाउंट और एसेट्स और लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट, कि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे दे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमने क्या देखा कि सर ऑब्जेक्टिव कहां पर लिखे हैं? ऑब्जेक्टिव लिखे हैं हमारे ऐसे 200 का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। उसमें क्या देखे हमने ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑडिटर के? पहला ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस। और सेकंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। उसके बाद स्कोप में हमने क्या क्या देखा? सर स्कोप में पहला पॉइंट कि सर स्कोप इस तरीके से होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया को एडिक्वेटली कवर किया जाए। सेकंड पॉइंट कि ओपिनियन देते समय ऑडिटर को ये रीजनेबली अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है या सोर्स डेटा है जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही हैं वो सारी की सारी रिलायबल और सफिशिएंट है या नहीं है। रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को एसेस करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा? एक स्टडी करेगा। किसकी स्टडी करेगा? अकाउंटिंग सिस्टम की और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, और कुछ टेस्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन डाल के देखेगा और ये चेक करेगा कि भाई अकाउंटिंग सिस्टम में और आईसीएस में कोई कमियां तो नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में कि सर ओपिनियन देते समय ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं है एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स। और ये डिस्क्लोजर एंश्योर करने के लिए ऑडिटर ये चेक करेगा कि भाई कंपैरिजन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कि सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समराइज हो गई है या नहीं हो गई है। और सेकंड पॉइंट इज कि जो भी मैनेजमेंट ने जजमेंट बनाए हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई है, उनकी सिलेक्शन एप्रोप्रिएट है या नहीं, उनकी कंसिस्टेंट एप्लीकेशन है या नहीं, और क्या वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो गई है या नहीं हो गई है एज पर योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि ऑडिटर जो भी उसके स्कोप से बाहर का काम है, कॉम्पिटेंस से बाहर का काम है, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं करी जा सकती कि ऑडिटर उसके ऊपर भी अपना ओपिनियन दे दे, क्योंकि ऑडिटर सर अपनी प्रोफेशनल स्किल के हिसाब से काम करता है। वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होता किसी एरिया का, वो अपनी प्रोफेशनल स्किल के हिसाब से काम करता है। और अगर मैनेजमेंट, लास्ट पॉइंट इज, अगर मैनेजमेंट स्कोप के ऊपर कुछ लिमिट लगा रही है, कुछ कॉन्स्टेंट लगा रही है, और जिसकी वजह से ऑडिटर को लगता है कि वो अपना अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट इस तरीके से बनानी चाहिए कि वो अपना क्वालिफाइड ओपिनियन दे दे या फिर डिस्क्लेमर दे दे जहां उसे एप्रोप्रिएट लगता हो। ठीक है जी, चलो तो ये हमारा था आज का लेक्चर जिसमें हमने 3 बातें देख ली अबाउट मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, और एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है जी, तो ये बेसिक चैप्टर आपका पहला चैप्टर बहुत रेलेवेंट रहता है। अब यहां से धीरे धीरे आपको पता लग रहा होगा कि सर ऑडिट क्या है, क्यों करा जाता है। ठीक है जी, चलो फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।